अध्याय 1। क्या मेहनत का फल देर से मिलता है। समुद्र किनारे दूर तक पानी ही पानी फैला हुआ था। क्षितिज पर आकाश और सागर एक दूसरे से मिलते हुए लग रहे थे। अंकित एक सफेद शर्ट पहने आराम से समुद्री किनारे की रेलिंग पर झुका हुआ था। उसकी नजरें समुद्र तट पर तैरती हुई एक दो जेट स्कीयों पर टिकी हुई थीं। उनका जोश और रंगीनियत आज उसके उदास मन को खुश नहीं कर पा रही थी। हेलो मैनेजर अंकित, मैं वनराज कंपनी से नैना बोल रही हूँ। पिछले महीने के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। फोन बजा और दूसरी तरफ से एक थोड़ी घबराई हुई सी लड़की की आवाज आई। अंकित ने उसे बीच में ही रोकते हुए शांत आवाज में कहा, इस प्रोजेक्ट के बारे में अब बात करने का कोई फायदा नहीं। वो प्रोजेक्ट अंदर ही अंदर किसी और को दे दिया गया है। और हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अगली बार फोन मत करना। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फोन काटने से ठीक पहले अंकित को दूसरी तरफ से हैरान और भ्रमित सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पलकें ऊपर उठाईं और उस विशाल समुद्र को देखने लगा। बचपन से ही अंकित हमेशा से एक मेहनती और गंभीर इंसान था। एक छोटे शहर का लड़का होने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति साधारण थी। उसने अपनी मेहनत से बहुत अच्छे अंक लाकर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना। ग्रेजुएशन के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। 5 साल की ट्रेनिंग और अपनी उच्च शिक्षा के कारण वह अपनी कंपनी का सबसे कम उम्र का प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। इस साल अंकित अपने करियर के चरम पर था। उसने अपनी सालों की कमाई से 3 लाख रुपए बचाए थे, जिससे उसने अपने माता पिता के लिए एक नए शहर में घर खरीदा। यह उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसे लगा था कि अब उसकी तरक्की होगी, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने उसकी आदर्शवादी जिंदगी की योजना को पूरी तरह बिगाड़ दिया। एक बड़े अधिकारी ने चोरी छिपे खराब क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। जब मुख्यालय के निरीक्षकों ने इस गलती को पकड़ा तो अधिकारी ने अंकित को इसे अपने सिर लेने के लिए मना लिया। इसी कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसे लगा था कि वह दोबारा शुरुआत कर पाएगा, लेकिन घटते हुए रोजगार के कारण उसे 1 महीने से कोई सही नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से उसी जगह पर आ गया है जहां से उसने शुरू किया था। जब उसने सोशल मीडिया पर देखा कि उसके कुछ दोस्त, जिनके कॉलेज में उससे कम नंबर आए थे, आज उससे ज्यादा बेहतर कर रहे थे, तो उसका मन और भी दुखी हो गया। मेरा लक्ष्य था कि 27 साल की उम्र तक इस शहर में एक मुकाम हासिल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लगता है कि मेरा लक्ष्य आधा ही पूरा हुआ। मैं 27 का हो गया हूँ। अंकित ने हंसते हुए खुद पर तंज कसा और वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी मां का फोन आया। बेटा, तुम्हारी 27वीं सालगिरह को 1 महीना बचा है ना? तुम्हारे मामा मामी भी मुंबई घूमने आने वाले हैं। फोन पर आते ही उसकी मां ने थोड़ी उत्साहित आवाज में कहा, पता है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे छोटे से शहर में ही बिताई है, और वो तुम्हारी सालगिरह के बहाने से मुंबई देखना चाहते हैं। तुम मुंबई में इतने सालों से हो, तो एक दिन की छुट्टी लेकर उन्हें शहर दिखा देना। ये सुनकर अंकित चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, माँ, दरअसल मैं पहले ही। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे मामा आज घर आए थे और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम हमारे परिवार के सबसे सफल व्यक्ति हो, अच्छी पढ़ाई की है, बड़े शहर में काम करते हो और मैनेजर भी बन गए हो। अगर तुम उन्हें सुनते तो लगता कि वह तुम्हें अपना ही बेटा मान रहे हैं। माँ का उत्साह फोन पर साफ झलक रहा था। वह अंकित की बेचैनी को अनदेखा करते हुए बोली, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अमीर बन जाओगे, पर मुझे तुमसे इतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे और तुम्हारे पापा की जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंकित की उंगलियां फोन पर और भी कस गईं, उसके अंदर की भावनाएं उमड़ रही थीं। जो बात वह कहना चाहता था वह उसके गले में ही अटक गई। बेटा बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, ठीक है। बेटा काम में व्यस्त है, उसे ये सब फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके पिता की धीमी आवाज फोन पर आई, मैं कह रहा हूँ, अंकित की सालगिरह के दिन हम सब मिलकर खाना खा लेंगे, उसे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, हम मुंबई खुद ही घूम लेंगे, उसके काम में रुकावट मत डालो। ठीक है, ठीक है, काम जरूरी है, काम जरूरी है। बेटा चिंता मत करो, वैसे भी हमें तुम्हारे किराए के घर के फिंगरप्रिंट लॉक का पासवर्ड पता है, तो मैं और तुम्हारी माँ सीधे चले जाएंगे, तुम्हें हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। फोन काटने के बाद अंकित वहां खड़ा रहा। उसने देर तक फोन को अपने कान से नहीं हटाया। उसकी उंगलियां फोन को इतनी कसकर पकड़े हुई थीं कि वे सफेद पड़ गई थीं, जो उसके अंदर की बेचैनी को दिखा रही थीं। उसने अपनी माँ की आखिरी बातें ज्यादा नहीं सुनी थीं, उसका मन केवल निराशा और हताशा से भर गया था। अंकित ने आखिरकार एक गहरी सांस ली, अपना मन शांत किया, आकाश की ओर देखा और खुद को कोसने लगा। ये बदकिस्मत जिंदगी मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देती। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, और मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो कहाँ है वह फल? भगवान, क्या तुम भी धोखा दे रहे हो? जिन जिन जिन। उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ, एक मैसेज की आवाज आई। अंकित ने नीचे देखा, यह उसकी पूर्व प्रेमिका का मैसेज था। मैंने अपना सारा सामान किराए के घर से निकाल लिया है। जो कुछ भी बचा है और तुम्हें नहीं चाहिए, उसे तुम फेंक सकते हो। और हाँ, मेरे फिंगरप्रिंट को लॉक से हटा देना, शायद मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। इस ठंडे मैसेज को देखकर अंकित अब सुन्न हो चुका था। उसने सीधे जवाब दिया, अगर तुम सामान ले जा रही हो तो दरवाजे पर पड़ा कूड़ा भी बाहर कर देना और घर भी साफ कर दे।
ना। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फोन बंद करके उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। उसे पता था कि वह लड़की, जो एक समय कॉलेज में उसके पीछे पड़ी थी, अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी है। कॉलेज के बाद, जब अंकित का करियर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उन्होंने एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया। अंकित ने ही उस लड़की के परीक्षा की तैयारी के दौरान और 3 साल की पढ़ाई का ज्यादातर खर्च उठाया था। अब अंकित बेरोजगार था और उसकी प्रेमिका ने मास्टर्स की डिग्री के साथ एक अच्छी नौकरी पा ली थी। उनकी जिंदगी में आया बड़ा अंतर उनके रिश्ते के अंत का कारण बना। अंकित इस अलगाव को लेकर शांत था। दरअसल, जब से उसकी नौकरी में समस्या शुरू हुई थी, तब से ही उसका व्यवहार बदल गया था और यह अलगाव सिर्फ समय की बात थी। उसे बस इतना लगा कि पुरुष और महिला के बीच शुद्ध भावनात्मक रिश्ते के लिए उसकी जो इच्छा थी, वह इस घटना के बाद पूरी तरह से टूट गई। उसे आखिरकार पता चला कि प्यार का मतलब है कि अगर कोई बेहतर विकल्प नहीं है, तो ही मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगी। पहली बार उसे ये भी एहसास हुआ कि शादी प्यार की कब्र नहीं है, बल्कि बेसहारा होना है। शायद अपनी परेशानियों से थककर अंकित को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी और वह उसे बाहर निकालना चाहता था। समुद्र पर तेजी से चलती हुई जेट स्कीयों को देखकर उसने कुछ ही सेकंड में फैसला किया और अपनी निराशा और बेचैनी को दूर करने के लिए जेट स्की का इस्तेमाल करने का फैसला किया। छप, सफेद लहरें उठती और छपती रहीं। अंकित, एक मछली की तरह जो अपनी सीमाओं से बाहर निकल रही थी, जेट स्की पर सवार होकर अचानक लहरों से बाहर निकल गया और हवा में उड़ गया। हाँ, अंकित खुद को चीखने से नहीं रोक सका। अपने बालों से पानी की बूंदें झटकते हुए उसने फिर से गति बढ़ाई और बिना किसी झिझक के समुद्र में गोता लगा दिया। शायद यह उसकी निराशा का समय था, लेकिन तेजी से चलती जेट स्की पर अंकित ने आखिरकार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। भले ही उसे किनारे पर वापस आने के लिए प्रशिक्षक की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अंकित अपने भीगे हुए शरीर से काफी राहत महसूस कर रहा था। उसकी उदास मन की दशा बहुत बेहतर हो गई थी। उन कुछ मिनटों की बेपरवाह मौज मस्ती के बाद अंकित को जीवन में फिर से मेहनत करने के लिए कुछ प्रेरणा मिल गई। उसने एक गहरी सांस ली और समुद्र की ओर देखकर अपनी उंगलियों से इशारा किया। चूंकि इस दुनिया ने मुझे खत्म नहीं किया, मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद जैसे ही वह अपना सामान उठाकर जाने लगा, अचानक उसके दिमाग में एक वाक्य आया। तारांकन तारांकन, जिंदगी हमेशा अनुकूल कैसे हो सकती है, हम केवल आधी संतुष्टि के लिए प्रयास कर सकते हैं। मेजबान को बधाई, जिसने भावनात्मक तनाव से बाहर निकलकर जिंदगी के उतार चढ़ाव का मजबूती से सामना किया है और सफलतापूर्वक भावना मूल्यांकन प्रणाली को सक्रिय किया है। भावना मूल्यांकन, मेजबान खर्च के माध्यम से एक सकारात्मक भावना प्राप्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक रिपोर्ट और मूल्यांकन फॉर्म मिलता है। अलग अलग परिणामों में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार मेजबान ने जेट स्की पर 700 रुपये खर्च किए, जिससे संचित दबाव दूर हुआ, जिंदगी के आगे हार नहीं मानी और सकारात्मक का भावना का सूचकांक 2 सितारे है। खर्च की गई राशि का 20 गुना इनाम, कुल 14,000 रुपये। तारांकन तारांकन, यह क्या? अंकित की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह हैरान होकर वहीं रुक गया, ये समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई भ्रम था या हकीकत। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन अनलॉक करने के लिए नीचे देखा, उसकी आंखें तुरंत चौंक गईं। उसके बैंक खाते में वाकई 14,000 रुपये जमा हो गए थे। क्या बात है, भगवान, मैंने अभी बस थोड़ी सी शिकायत की और तुम इस तरह से भुगतान कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही शिकायत करता। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हम इस कहानी को जारी रख सकते हैं। क्या आप अगला अध्याय पढ़ना चाहेंगे? अध्याय 2, अटकलों की पुष्टि। समुद्र तट से निकलने के बाद अंकित ने साफ कपड़े पहने और शहर लौट आया। टैक्सी से उतरते ही अंकित ने अपने फोन की ओर देखते हुए माथे पर हल्की सी शिकन डाली। टैक्सी का किराया वापस नहीं मिला। अंकित ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे खर्च का 2 गुना पैसा वापस नहीं मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। उसने पहले सिस्टम द्वारा दिए गए भावनात्मक मूल्यांकन के बारे में सोचा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि टैक्सी लेने से मुझे कोई सकारात्मक भावना नहीं मिली, इसलिए कोई इनाम नहीं मिला? उद्धरण चिन्ह। अपनी इस सोच को परखने के लिए अंकित ने थोड़ी देर सोचा और एक और ऐसी खरीद करने का फैसला किया जिससे भावनात्मक मूल्य मिल सके। अगर उसकी यह सोच सही है। अंकित की आंखों में चमक आ गई और वह जोर से सांस लेने लगा। यह मामूली सा आदमी शायद मुक्ति का गीत गाएगा। डॉट 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 दिव्य सौंदर्य रेस्टोरेंट। यह एक नया खुला हुआ हाई एंड रेस्टोरेंट था, जहां एक व्यक्ति का औसत खर्च 1,000 रुपये था। खुलते ही कई स्थानीय लोग यहां आए और यह बहुत लोकप्रिय हो गया। अंकित के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना हमेशा खुशी की बात थी। लेकिन पिछले 3 सालों में पेट भरने के लिए कैंटीन का खाना खाने के अलावा वह ज्यादातर सामाजिक कार्यक्रमों में ही रहा था। हालांकि उन आयोजनों में होटलों का खाना बुरा नहीं था, लेकिन कुछ गिलास शराब पीने के बाद उसे खाने का स्वाद ज्यादा महसूस नहीं होता था। ऐसे सामाजिक आयोजनों में नेताओं और ग्राहकों के अलावा कोई भी ठीक से खा नहीं पाता था। पिछले 3 सालों की इस बेतहाशा मेहनत ने उसे लगभग ये भुला ही दिया था कि खाना मूल रूप से एक सुखद चीज होती है। या यूं कहें कि एक समय पर काम ने उसका सारा समय छीन लिया था और वह जीना भूल गया था। जिंदगी का आनंद लेना उसके लिए अनजान शब्दों से भी ज्यादा अजीब हो गया था। दिव्य सौंदर्य रेस्टोरेंट में घुसते ही एक कर्मचारी, जिसने नेवी ब्लू वेस्ट पर सफेद शर्ट पहनी हुई थी और पेंसिल स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहनी थी,
एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास आए। सर, क्या आप दिव्य सौंदर्य में खाना खाने आए हैं? और आप कितने लोग हैं? सिर्फ एक। भले ही अंकित को मैनेजर बने सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों के कारण वह कुछ हाई एंड होटलों में जा चुका था, इसलिए हाई एंड रेस्टोरेंट में उस महिला कर्मचारी के सामने वह सहज महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, सर, इस तरफ कृपया। महिला कर्मचारी ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और अंकित को अंदर ले जाते हुए उसने उसकी आवाज़ फिर से सुनी। क्या यहाँ प्राइवेट कमरे हैं? हाँ, सर, हमारे पास खास छोटे प्राइवेट कमरे हैं, जहाँ पूरी तरह से गोपनीयता होती है और स्वतंत्र आंगन भी होता है। उद्धरण चिन्ह। उस महिला कर्मचारी की व्यावसायिक समझ बहुत अच्छी थी। उसने तुरंत अंकित की ज़रूरत को समझा और बिना किसी अनावश्यक सवाल के, उसने तुरंत बताना शुरू कर दिया। एक छोटे प्राइवेट कमरे का कम से कम खर्च 3,888 रुपये है। क्या मैं आपके लिए एक कमरा तैयार करवा दूं? उद्धरण चिन्ह। अंकित के सिर हिलाते ही महिला कर्मचारी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह आगे चलते हुए अपनी कॉलर पर लगे संचार यंत्र में बोली, वीआईपी के लिए छोटा प्राइवेट कमरा नंबर 3... दिव्य सौंदर्य रेस्टोरेंट का प्राइवेट कमरा भारतीय शैली में था, जहां दीवारों पर प्राचीन कला की पेंटिंग और लिखावटें लगी हुई थी। हाँ, और कमरे के बाहर एक छोटा आंगन था, जिसमें सुंदर चट्टानें और पौधे सजे हुए थे। अंकित मेज के पास बैठा हुआ था, मेनू देख रहा था और उसकी जगह पर अब एक वेट्रेस थी। वेट्रेस युवा और पतली थी। शायद बहुत पतली होने के कारण टाइट यूनिफॉर्म में भी उसकी शारीरिक बनावट ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छी बात यह थी कि उसके चेहरे के नैन नक्श ठीक थे, जिससे वह एक खूबसूरत लड़की लग रही थी, वरना उसे प्राइवेट कमरे में ग्राहकों की सेवा करने के लिए नहीं रखा जाता। उस पल उसने अपने हाथों को अपने पेट के सामने बांध रखा था और चुपचाप अंकित के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। चूंकि रेस्टोरेंट अभी ज्यादा समय से नहीं खुला था, उसने अंकित जैसे ज्यादा ग्राहक नहीं देखे थे जो अकेले एक प्राइवेट कमरे में खाना खा रहे थे, जिससे वह थोड़ी उत्सुक थी। उसने पलक झपकाए और चुपके से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अंकित के चेहरे की ओर देखा। भले ही अंकित ने खास कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसकी ऊंची नाक और साफ जबड़े की बनावट ने उसे अपनी नज़र में कुछ ज्यादा अंक दिए। ये तो कम से कम 7.5 अंक। हालांकि एक वेट्रेस के तौर पर उसे ग्राहकों की शक्ल सूरत का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था, लेकिन 21 साल की लड़की के लिए ग्राहकों की शक्ल सूरत पर ध्यान देना उसकी नौकरी का एक खास सुख था। बस ये। अंकित की आवाज़ सुनते ही वेट्रेस ने तुरंत मेनू लिया और उसने जो व्यंजन ऑर्डर किए थे उनकी पुष्टि की। हड्डियों वाला पुराना हंस का सिर, खुम्बी कबूतर का निगल, ठंडी लहसुनी कुरकुरी जिनसिंग, सिरका मिर्ची वाली ताज़ी पीली पूंछ... उद्धरण चिन्ह। वेट्रेस ने व्यंजनों को नोट किया और थोड़ी हैरान थी। मेहमान ने न सिर्फ मेनू में सबसे महंगी चीज़ें ऑर्डर की थीं, बल्कि इतनी ज़्यादा मात्रा में जितना एक अकेला व्यक्ति नहीं खा सकता था। ऑर्डर लेने के बाद किसी गलतफहमी से बचने के लिए वेट्रेस ने पुष्टि करने के लिए पूछा, सर, क्या आप वाकई ये व्यंजन चाहते हैं? अंकित ने सिर हिलाया, यह अंदाजा लगाते हुए कि उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा ऑर्डर किया है, और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे खा सकता हूँ। वेट्रेस को लगा कि उसने अपनी सोच से उसे नाराज कर दिया है, लेकिन अंकित के मिलनसार और ईमानदार व्यवहार से उसे राहत मिली। मेनू लेकर बाहर निकलने के बाद वेट्रेस खुद को सोचने से नहीं रोक पाए। सुंदर, अमीर और सभ्य, उसका स्कोर 9 अंक तक पहुंच गया। मुझे आज रात नैना के साथ यह बात जरूर साझा करनी चाहिए... अंकित ने वेट्रेस के विचारों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सोच सीधी सादी थी। भोजन का बेहतर आनंद लेने के लिए उसने जानबूझकर उन सुंदर दिखने वाले व्यंजनों को ऑर्डर किया था, ताकि खाने के बाद उसे ज्यादा सकारात्मक भावनाएं मिलें। अगर उसकी पिछली सोच सही थी, तो खाना जितना महंगा होगा, उसे उतना ही ज्यादा इनाम मिलेगा। अगर उसकी सोच गलत थी और टैक्सी की तरह कोई पैसा वापस नहीं मिला, तो भी उसके पास अभी जितना पैसा था, उससे वह इस खाने का खर्च आसानी से उठा सकता था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद खास कर्मचारी व्यंजन ले आए और मूल वेट्रेस ने पेशेवर ढंग से हर व्यंजन की खासियत और उसे खाने का तरीका बताया। इस रेस्टोरेंट की सेवा से अंकित बहुत सहज महसूस कर रहा था। ऊंची कीमत के बावजूद ये वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करता था, जिससे उसका मन और भी खुश हो गया। भले ही बहुत सारे व्यंजन थे, लेकिन जैसा कि अंकित ने सोचा था, ज्यादातर में बड़े सुंदर प्लेटों पर थोड़ा सा ही खाना था। अंकित ने कई 100 रुपये के व्यंजनों को कुछ ही बार में खत्म कर दिया। उसे बहुत ज्यादा खाने की कोई चिंता नहीं थी। आखिरी व्यंजन खत्म करने के बाद ही अंकित को लगा कि उसका पेट भर गया है। कीमत की परवाह किए बिना भोजन और सेवा दोनों ने अंकित को भोजन से मिलने वाली उस संतुष्टि का एहसास करवाया, जिसे वह भूल चुका था, और नौकरी और रिश्ते टूटने से मिली निराशा को भी दूर किया। उसने खाने का स्वाद लेने की खुशी को फिर से खोजा, खासकर जब एक युवा सुंदर वेट्रेस लगातार उसके लिए चाय और पानी ला रही थी। बिल चुकाने के बाद कुल 4,300 रुपये का बिल आया, जिसमें 10% सेवा शुल्क भी शामिल था। तारांकन सांसारिक धुएं को खाने से हजारों चिंताएं दूर हो सकती हैं, आधे दिन का खाली समय मिट्टी को शांत करने के लिए। मेजबान ने खाने पर 4,300 रुपये खर्च किए, स्वादिष्ट भोजन की खुशी को फिर से खोजा, और सकारात्मक भावना का सूचकांक 3 सितारे है। खर्च की गई राशि का 30 गुना इनाम, कुल 1,29,000 रुपये। तारांकन 1,29,000 रुपये। भले ही उसे इसका अंदाजा था, लेकिन अंकित को अपने बैंक खाते में अपनी पिछली आधी साल की सैलरी के बराबर की राशि मिलते ही थोड़ी रोमांच महसूस हुई।
हाँ, उसकी सोच सही थी। आज से ये छोटा सा तिनका एक विशाल पेड़ बन सकता है। अंकित के रेस्टोरेंट से जाने के बाद युवा वेट्रेस खुशी और अनिच्छा से भर गई थी। पहले अंकित ने इनाम मिलने के बाद अच्छे मूड में उसे 500 रुपए का नकद टिप दिया था। वेट्रेस ने अंकित के जाते हुए रूप को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ये सुंदर आदमी कितना उदार है। वह निश्चित रूप से मेरे काल्पनिक सिस्टम से सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, पूरे 100 अंक। आज रात मैं इस सपने वाले ग्राहक के बारे में अपनी सहेलियों को जरूर बताऊंगी और उन्हें जलन महसूस करवाऊंगी। जब वेट्रेस मन ही मन खुश थी तो हाल ही में निकले अंकित के दिमाग में एक और संदेश आया। तारांकन मेजबान ने वेट्रेस को 500 रुपये की टिप दी, जिससे 1 सितारा का सकारात्मक भावना सूचकांक मिला। खर्च की गई राशि का 10 गुना इनाम, कुल 5000 रुपये। तारांकन अपने मोबाइल बैंक के संदेश को देखकर अंकित के होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठ गए। उसने दूर आकाश में चमकते हुए बादलों को देखा, हल्का महसूस कर रहा था, और वह अपने हाथ फैलाकर आंखें बंद करके आहें भरे बिना नहीं रह सका। मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अध्याय 3, महिला पड़ोसी। अंकित का किराए का अपार्टमेंट शहर के बीच में एक ऊंची इमारत में था, जहां हर तरह के लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर मुंबई में अपना जीवन बना रहे थे। भले ही अंकित को अपने प्रोजेक्ट के लिए खाना और रहने की जगह मिली हुई थी, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड और माता पिता की सुविधा के लिए ये 2 कमरों वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया था। जैसे ही वह अपार्टमेंट में लिफ्ट में घुसा, अंकित को उसी मंजिल पर रहने वाली एक महिला पड़ोसी मिली, जो एक छोटा सा बैग लेकर भाग रही थी। रुको अनन्या। अपनी महिला पड़ोसी अनन्या को आखिरी सेकंड में लिफ्ट में आते हुए देखकर अंकित थोड़ा हैरान था। अनन्या उसी मंजिल पर रहती थी और वह उन कुछ पड़ोसियों में से एक थी, जिसे वह इस अपार्टमेंट में अच्छी तरह से जानता था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वह मिलनसार और बातूनी थी। अनन्या लिफ्ट की दीवार से खुद को संभालती हुई थोड़ी हाँफ रही थी, उसकी काली वी नेक शर्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे एक आकर्षक नज़ारा दिख रहा था। अंकित, तुम आज इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या तुम भी मेरी तरह हो, काम पर देर से आते हो लेकिन हमेशा समय पर निकलते हो? अनन्या ने अपनी सांस संभाली, सीधी होकर और मजाक करते हुए अंकित से बात की। उसकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी, सही जगहों पर उभार थे। इसके अलावा नियमित व्यायाम और फैशन की अच्छी समझ के साथ उसके काम के कपड़ों में भी उसकी शानदार शारीरिक बनावट छिपी नहीं रह सकी। मैं अब एक आज़ाद इंसान हूँ, तुम ऑफिस जाने वालों की तरह नहीं, जिन्हें छुट्टी पर भी ध्यान देना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अंकित उसे अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने भी मजाक में जवाब दिया। ये सुनकर अनन्या ने अपनी सजी हुई भौहों को ऊपर उठाया। उसे याद आया कि उसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी है, और उसने जल्दी से मुस्कुराकर इस विषय को बदला। हाँ, तुम इतने समझदार हो, तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब जब तुम्हें कुछ दुर्लभ स्वतंत्रता मिली है, तो तुम्हें जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। जिंदगी का आनंद लेना। इन 4 शब्दों को सुनकर अंकित के दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मुझे अच्छी तरह से जीना सीखना चाहिए। उसके अप्रत्याशित जवाब से अनन्या हैरान हो गई। उसकी नज़र में भले ही अंकित एक काम का दीवाना नहीं था, लेकिन वह इससे दूर भी नहीं था, फिर भी वह इस तरह की बातें कर रहा था। शायद उसे हाल ही में नौकरी खोजने में बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। अनन्या को इस बड़े शहर में संघर्ष कर रहे इस युवा व्यक्ति के प्रति काफी अच्छी भावना थी, इसलिए उसने अपनी बात जारी रखी। हाँ, देखो, तुम अपनी 20 की उम्र में हो। तुम्हें कोई फिल्म देखे, यात्रा पर गए, या यहाँ तक कि खरीदारी किए हुए कितना समय हो गया है। अब जब तुम्हारे पास समय है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर जाओ और थोड़ा मजे करो। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात सुनकर अंकित के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आई, फिर उसने मजाक में कहा, अंदाजा लगाओ, मैं अब सिर्फ एक आज़ाद इंसान ही नहीं, बल्कि आज से नया नया अकेला भी हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या को एक पल के लिए झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने जो 2 बातें उठाई, वे उसकी दुखती रग पर होंगी, जिससे वह अजीब और माफी महसूस करने लगी। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे, तुम जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को निश्चित रूप से कोई बेहतर मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। लिफ्ट को उनकी मंजिल पर आते हुए देखकर अनन्या ने उसे प्रोत्साहित किया और फिर मुस्कुराई। अगर तुम वाकई दुखी महसूस कर रहे हो, तो तुम मुझे अपने साथ एक छोटी सी सैर के लिए कह सकते हो। अंकित ने उसे मजेदार तरीके से देखा। आओ भी, तुम एक सुंदर लड़की हो, क्या तुम्हारा कार्यक्रम सौंदर्य दिनचर्या से भरा नहीं है? होता, मैं तुम्हारे सौंदर्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। भले ही अनन्या एक सामान्य कंपनी की कर्मचारी थी, लेकिन वह अपनी शक्ल और शरीर पर 10,000 रुपये कमाने वाली कई महिलाओं से ज्यादा समय और पैसा खर्च करती थी। अंकित को जितना पता था, वह हर दिन काम के बाद व्यायाम करती थी, अपनी त्वचा की देखभाल करती थी, डांस करती थी और अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए तरह तरह की गतिविधियां करती थी। ये कहा जाना चाहिए कि पिछले 2 सालों में इन प्रयासों से अनन्या का आकर्षण वाकई अपने उम्र के लोगों में सबसे अलग था। यहाँ तक कि अंकित भी जब कभी कभी उससे मिलता था, तो उसके आकर्षण से प्रभावित होता था, और उसकी अच्छी शारीरिक बनावट की तो बात ही क्या। पछताना मत, इस सुंदर लड़की के साथ रहने का मौका गंवाना बहुत कम होता है। जब वे एक साथ लिफ्ट से बाहर आए, तो अंकित जानता था कि वह सिर्फ उसे सांत्वना देने के लिए मजाक कर रही था। बड़ी ही, इसलिए वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। इसके अलावा अंकित का मन सिस्टम में ज्यादा लगा हुआ था, इसलिए उसने अनन्या के मजाक को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया।
भले ही अंकित ने ऐसा सोचा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया पुरुष के सम्मान के लिए एक शांत दिखावा बनाए रखने जैसी लगी और उसका मन निस्संदेह दुखी और कड़वा था। अनन्या की आंखें चुपके से बदल गईं, जैसे वह कुछ सोच रही हो। उसने अंकित को एक रहस्यमय मुस्कान दी, अलविदा कहा और वे दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे में अंकित ने एक ताज़ा ठंडा स्नान किया, जिससे सिस्टम द्वारा उत्पन्न भावनाएं धीरे धीरे शांत हुईं। फिर उसने कपड़े बदले, बिस्तर के पास बैठा, अपने फोन पर बैंक का संदेश देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि यह कोई भ्रम नहीं था, उसने गहरी सांस ली। उसने मेज पर रखी अपनी कल की तैयार की हुई सीवी को देखा और उसे निर्णायक रूप से फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इस तरह उसने अपने पिछले स्व को अलविदा कहा। आखिरकार अब और काम करने की मेहनत नहीं, काम करना बेहतर जीवन जीने के लिए होता है। अब मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो जीवन का आनंद भी ले सकता है। अंकित ने कचरे के डिब्बे से अपनी नज़र हटाई और अपनी अगली योजनाओं के बारे में सोचने लगा। उसकी मूल जीवन योजना कड़ी मेहनत करना, बड़े शहर में बसना, शादी करना और बच्चे पैदा करना और अपने माता पिता को बेहतर जीवन जीने के लिए लाना था। लेकिन अब उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसे जो करना चाहिए वह है जीवन का आनंद लेना और साथ ही ज़्यादा पैसा कमाना। वर्तमान में उसके माता पिता अभी एक नए घर में गए थे और उनके पास कुछ बचत थी, इसलिए पैसे की कोई तुरंत ज़रूरत नहीं थी। उसकी खुद की भी कोई तुरंत वित्तीय ज़रूरत नहीं थी। अंकित की नज़रें खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखते हुए मजबूत हो गईं। चून की नियति ने मुझे जीवन का आनंद लेने दिया है, तो इतना ज़्यादा क्यों सोचें। बस इसका आनंद लेना ही सबसे अच्छा है। जब मैं जीवन का आनंद लेता हूँ तो सिस्टम पैसे देता है। क्या यह एक तीर से दो शिकार नहीं है। अंकित खिड़की पर चला गया, दूर के सूर्यास्त को देखते हुए। अगला, मुझे ये सीखना है कि कैसे और भी खुशी से जीना है। उद्धरण चिन्ह। बचपन से कड़ी पढ़ाई, परीक्षा देना, कड़ी मेहनत करना। उसने 20 साल से ज्यादा समय तक मेहनत की, केवल यह पाया कि परिणाम असंतोषजनक थे। अब सिस्टम के साथ क्यों न जीवन में खुलकर जिया जाए। जिंदगी एक जंगल है, बिना जीने के दबाव के। ये बेहतर है कि आज़ादी से दौड़ा जाए और अप्रत्याशित रूप से जीवन का आनंद लिया जाए। क्या ये वही जीवन नहीं था जिसका उसने कभी सपना देखा था। इसके बारे में सोचते हुए अंकित के दिमाग में पहली योजना खुद को पूरी तरह से बदलने की थी और अपने पिछले स्व को पूरी तरह से अलविदा कहने की थी। ज्यादातर लोगों की तरह अंकित भी अपनी शक्ल सूरत में उत्कृष्ट बनना चाहता था, एक प्रमुख आकर्षण वाला, जो भीड़ में विपरीत लिंग के लोगों का ध्यान खींच सके। पुरुषों के लिए करिश्मा में पैसा पहले आता है, उसके बाद शक्ल और आकर्षण। चेहरे के नैन नक्श को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कपड़े आदमी को बनाते हैं और उपयुक्त, अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े किसी के बाहरी व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहले जो जूते वह नहीं खरीद सकता था, उन्हें बिना झिझक के खरीदो। जिन कपड़ों की दुकानों में जाने की हिम्मत नहीं थी, वहां हिम्मत करके जाओ। अंकित को यकीन था कि इस तरह की खरीदारी से सकारात्मक भावनाएं पैदा होंगी और सकारात्मक भावनाओं के साथ सिस्टम खरीदारी की राशि को दोगुना कर देगा। वह जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। ये सोचकर ही उसका दिल उत्साहित हो गया। वाह, ये है जिंदगी। फैसला करने के बाद अंकित बाहर जाने ही वाला था कि उसने दरवाजे की घंटी सुनी। उसने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। वह आमतौर पर किराए के कमरे में ज्यादा समय नहीं बिताता था, तो तर्क से कोई भी उसे मिलने नहीं आएगा। क्या ये संपत्ति प्रबंधन हो सकता है। शक के साथ अंकित ने दरवाजा खोला और वह साफ तौर पर हैरान था। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखी। यह अनन्या थी, जिससे वह अभी लिफ्ट में मिला था, जो उसके दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने अपने काम के कपड़े बदल लिए थे, एक सफेद स्पगेटी स्ट्रैप ड्रेस में थी, जो उसकी प्रभावशाली बनावट को पूरी तरह से दिखा रही थी, और उसकी सीधी सफेद टांगें छोटे सफेद जूतों के साथ और भी लंबी लग रही थीं। वह अपनी बाहों को मोड़कर अंकित के दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें मजाह से भरी हुई थीं। तुम हाल ही में दुखी लग रहे थे, कई सालों से तुम्हारी पड़ोसी होने के नाते मुझे तुम्हें बाहर घुमाने दो। इसे उस समय के एहसान का बदला समझो जब तुमने मुझे मुश्किल समय में पैसे उधार दिए थे। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 4, बाहर वाले की पसंद। अंकित, मेरे एक दोस्त को कर्मचारी की जरूरत है, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो। धन्यवाद, लेकिन मैंने काम करना बंद करके जिंदगी का आनंद लेने का फैसला किया है। यह ज्यादा आरामदायक है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या, जो उसके साथ इलाके से बाहर जा रही थी, उसने अंकित को अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए देखा। उसने अपनी पतली भौहें ऊपर उठाईं और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या तुमने वाकई जिंदगी का आनंद लेने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। पहले लिफ्ट में उसने सोचा था कि अंकित सिर्फ यूं ही कह रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर था। क्यों नहीं, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। अंकित हंसा और अनन्या के साथ चला। उसे कहना होगा कि इस बार अनन्या का पहनावा काफी आकर्षक था। फिटिंग वाली स्ट्रैप ड्रेस ने अनन्या के व्यायाम के बाद बने शरीर को पूरी तरह से दिखाया, जबकि उसके पैरों पर सफेद स्नीकर्स ने पूरे स्टाइल में कुछ आकस्मिक युवाओं को जोड़ दिया। उसके सिर पर गुलाबी बेसबॉल कैप के साथ वह विशेष रूप से फैशनेबल और स्टाइलिश लग रही थी। अंकित जैसा व्यक्ति भी, जो एक शौकिया फोटोग्राफर था, अब अनन्या की शानदार तस्वीरें ऑनलाइन अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए आसानी से ले सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग कहते हैं कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का 70% मॉडल पर निर्भर करता है। अंकित ने अनन्या के साथ इस बात को गहराई से महसूस किया। शायद उसकी मानसिकता में बदलाव के कारण अंकित, जो आमतौर पर अनन्या से मिलने पर कुछ महसूस नहीं करता था, इस बार उसकी सुंदरता से वाकई हैरान था।
अंकित की नज़र को अपने ऊपर देखकर अनन्या ने खुद को खुलकर दिखाया और एक साधारण मुद्रा बनाई, मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मेरा पहनावा सुंदर है? ये सुनकर अंकित का मन खुश था और उसने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं किया, गंभीरता से सिर हिलाते हुए, हाँ, तुम पहले से ही सुंदर हो और सही कपड़ों के साथ तुम वाकई सुंदर लगती हो। उद्धरण चिन्ह। अप्रत्याशित रूप से अंकित ने इतनी सीधी सादी बात कही जिससे अनन्या हैरान हो गई और वह एक पल के लिए जवाब नहीं दे पाई। लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी, उसे चिढ़ाते हुए, मुझे नहीं पता था कि तुम तारीफ करने में इतने अच्छे हो, उन लोगों से कहीं ज्यादा जो हर लड़की को आंख बंद करके सुंदर कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए, पहले की तुलना में उसकी मानसिकता में बदलाव ने उसे बोलते समय बहुत ज्यादा सीधा और ईमानदार बना दिया, बिना किसी ज्यादा दिखावे के। शायद सिस्टम द्वारा दिए गए आत्मविश्वास के कारण उसने न सिर्फ चीजों के मामले में बल्कि अपने बोलने और काम करने के तरीके में भी अपने दिल की सुनने का फैसला किया। इससे उसे जीवन का बेहतर आनंद लेने में मदद मिली। वे दोनों एक साथ गली में टहल रहे थे और अनन्या की आकर्षक शक्ल सूरत ने आसपास के राहगीरों की गर्दन घुमाए और बातचीत शुरू कर दी। इस बीच अनन्या ने अपनी आंखें अंकित पर केंद्रित की थीं। इस बातचीत ने उसे साफ तौर पर महसूस करवाया कि अंकित बहुत ज्यादा बदल गया था। वह अपनी बेरोजगारी के दौरान की तरह दुखी नहीं था और उसकी मानसिकता ज्यादा शांत और बेपरवाह हो गई थी। भले ही अंकित की शक्ल सूरत में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसने अनन्या को ज्यादा सुखद एहसास दिया। यह ऐसा था जैसे उसने अब अपने दिल को नहीं सजाया था या बंद नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और वाकई जीवन का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था। भले ही अंकित को अभी भी नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन जब उसका करियर ऊपर जा रहा था, उसकी तुलना में अनन्या को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अंकित अब ज्यादा सच्चा और सहज लग रहा था। और यहाँ तक कि अनन्या को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि अंकित धीरे धीरे अपना व्यक्तिगत आकर्षण दिखा रहा था। इस आदमी की मानसिकता वाकई कुछ और है, अनन्या ने चुपके से टिप्पणी की, यह महसूस करते हुए कि वह अंकित को थोड़ा और समझ गई थी। वह उच्च भावनात्मक समझ रखने का दावा करती थी, वह लोगों के साथ संबंधों में कुशल थी और अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करना उसकी आदतों में से एक था। मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कॉलेज से साथ आए थे, है ना? तुम दोनों क्यों अलग हुए? अनन्या ने अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ा और सूर्यास्त में शहर की गलियों में धीरे धीरे टहल रही थी। चूंकि मैंने तुम्हें शांत करने के लिए तुम्हारे साथ चलने पर सहमति दी, मैं देखना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हारी उलझी हुई सोच को सुझाने में मदद कर सकती हूँ। अगर तुम अध्याय 5 शानदार चीजें खरीदना। वानलोंग कमर्शियल सेंटर मुंबई में एक शानदार शॉपिंग मॉल है जहां दुनिया के जाने माने फैशन ब्रांड्स की दुकानें हैं। भले ही अंकित को मुंबई में 3 साल हो गए थे, लेकिन वह कभी यहां नहीं आया था। वजह सीधी सादी थी, यह उसकी खर्च करने की क्षमता से बाहर था। भले ही वह कभी यहां नहीं आया था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अंकित को इस जगह के प्रति कोई उम्मीद और ईर्ष्या नहीं थी। भले ही इन शानदार ब्रांड्स की कीमतें चीजों की असल उपयोगिता मूल्य से कहीं ज्यादा थीं, जब किसी को वाकई इन शानदार चीजों को खरीदने का मौका मिलता है तो ज्यादातर लोग यहां उत्सुकता से आते हैं। तो इन शानदार चीजों में रुचि न होने का मुख्य कारण अभी भी वित्तीय ताकत की कमी है। भले ही उसने पहले कभी नहीं दिखाया, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह वह भी गुप्त रूप से उन अमीर लोगों से ईर्ष्या करता था जो हाई एंड ब्रांड्स के कपड़े पहनते थे। अंकित, क्या तुम वाकई वानलोंग सिटी में जाना चाहते हो? बहुत ही सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए वानलोंग मॉल के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी अनन्या खुद को फिर से पूछने से नहीं रोक पाए। शायद अंकित शानदार ब्रांड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन एक फैशन ब्लॉगर के रूप में वह जानती थी कि इस मॉल में ब्रा हर डस की कीमतें कितनी बेतुकी थीं। एक साधारण सा कपड़ा, परफ्यूम की एक बोतल या एक एक्सेसरी एक आम आदमी के एक महीने के खर्च के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती थी। भले ही अंकित की पिछली कंपनी में अच्छी सैलरी थी, फिर भी अनन्या नहीं सोचती थी कि उसके पास यहाँ खर्च करने की क्षमता थी। ऐसा नहीं था कि वह अंकित को नीचा दिखा रही थी, बल्कि एक छोटे से शहर से आकर एक बड़े शहर में मेहनत कर रही थी। वह जानती थी कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वह और वे अमीर लोग दो अलग दुनिया के लोग थे जिनकी तुलना करना संभव नहीं था। चिंता मत करो, क्या तुमने मुझसे जीवन का आनंद लेने के लिए नहीं कहा? अगर मैं कपड़े भी नहीं खरीद सकता तो मैं जीवन का आनंद कैसे ले सकता हूँ? अंकित ने अनन्या की ओर मुस्कुराया और समझाना बंद कर दिया और मॉल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। अरे रुको, अनन्या उसे और ज्यादा मनाना चाहती थी, लेकिन उसे मॉल में अंदर जाते देखकर उसे भी जल्दी से उसके पीछे जाना पड़ा। नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मॉल में घुसते ही शानदार ब्रांड्स के बारे में ज्यादा न जानते हुए अंकित ने ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे पास की गुची की दुकान में चला गया। गुची की दुकान की हाई एंड शानदार सजावट देखकर अनन्या की आंखों के कोने सिकुड़ गए, ये सोचते हुए कि यह बुरा है, लेकिन उसे हिम्मत करके अंदर जाना पड़ा। मैं कपड़े देख रहा हूँ। अंकित ठीक समय पर मुड़ा और अनन्या को अंदर आते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कपड़े पहनना नहीं आता। तुम जो विशेषज्ञ हो, मेरे लिए एक ऐसा कपड़ा चुनोगी जो मुझ पर जचे। अनन्या, जिसने हमेशा खुद को एक फैशन विशेषज्ञ होने पर गर्व किया था, अचानक उसके गाल शर्मा गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब अंकित ने गुची की दुकान में उसे इस तरह से कहा। भले ही अनन्या कपड़ों के मामले में अच्छी थी और उसकी अच्छी छवि थी, लेकिन उसके गर्मियों के कपड़ों की कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपये थी और औसत रूप से कुछ 100 रुपये थी।
अब एक शानदार ब्रांड की दुकान में एक विशेषज्ञ कहलाने पर अनन्या बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। लेकिन चूंकि अंकित ने महिला सहायक के सामने इसका उल्लेख किया था, अनन्या को सिर्फ एक नकली मुस्कान देनी पड़ी और एक बहादुर चेहरा बनाना पड़ा। महिला सहायक की मदद से अनन्या ने जल्दी से दुकान में उन कपड़ों को देखा जो अंकित के लिए उपयुक्त थे। जैसा कि उम्मीद थी, वे अविश्वसनीय रूप से महंगे थे। एक साधारण टी शर्ट की कीमत 5 या 6 हजार रुपये थी। यहाँ की हर चीज़ खुले तौर पर उसके बैंक बैलेंस को चुनौती देती हुई लग रही थी। हर बार जब वह अगले कपड़े की कीमत देखती तो उसे बेचैनी महसूस होती, जिससे उसके चेहरे की मांसपेशियां भी सख्त हो जाती थीं। लेकिन आखिरकार उसने अंकित के साथ खरीदारी करने का वादा किया था और अनन्या उसका मजा खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या कोई सस्ते हैं? हाँ, यहाँ की टी शर्ट सस्ती हैं, 4,300 रुपये। क्या आप देखना चाहेंगे? एक मध्यम आयु वर्ग की महिला सहायक ने अनन्या को बताया, जिसने व्यापार सूट पहना हुआ था। 4,000 टी शर्ट को देखते हुए, जो सिर्फ उसके लोगों के कारण अलग थी, अनन्या ने एक शर्मिंदा मुस्कान बनाने की कोशिश की, हिचकिचाते हुए आगे कहा, क्या कोई और भी सस्ता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महिला सहायक, जो पहले काफी उत्साहित थी, ने अपनी मुस्कान को थोड़ा कम कर दिया और बेपरवाही से कहा, क्या आप मुझे अपना बजट बता सकती हैं? हाँ, ये। अनन्या को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, जब तक उसने पीछे से अंकित की आवाज नहीं सुनी। कोई बजट नहीं है। शब्द बाहर आते ही अंकित चला गया और महिला सहायक से कहा, कीमत की चिंता मत करो, बस वही चुनो जो मुझ पर जचे। अंकित, तुम? ये सुनकर अनन्या की सुंदर आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह अंकित के बारे में ज्यादा हैरान और चिंतित थी। उसने जल्दी से उसकी आस्तीन को खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने कीमतें देखी? वे बहुत महंगी हैं। ठीक है, कपड़े खरीदना तुम्हें खुश करने के लिए होता है। अगर तुम हिचकिचाओगी तो तुम खरीदारी का मजा कैसे ले सकती हो? उद्धरण चिन्ह। अंकित ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया और इसके बजाय महिला सहायक की ओर ध्यान दिया। ये देखकर महिला सहायक की पहले की फीकी मुस्कान लौट आई, जैसा कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सज्जन सही कह रहे हैं। खरीदारी खुशी के लिए होती है। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ महिला सहायक को एक हल्की सी उम्मीद हुई कि यह सज्जन वाकई यहाँ खरीदारी करने आए थे, न कि कुछ ग्राहकों की तरह सिर्फ देखने आए थे। बिना किसी देरी के महिला सहायक ने अंकित को चुनने में मदद करना शुरू कर दिया। और अंकित के गंभीर चेहरे को देखकर अनन्या ने भी आखिरकार अपनी चिंताएं छोड़ दी और अपनी पीठ सीधी की। ठीक है, लेकिन तुमने कहा था, अगर तुम अपने बटुए की चिंता नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे कपड़े चुनूंगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए अनन्या ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और पूरे मन से अंकित के लिए कपड़े चुनने में मदद की। इस दौरान उसने कपड़ों को मिलाने की एक अनूठी समझ और पेशेवरता का प्रदर्शन किया, जिससे महिला सहायक भी हैरान हो गई, जिसने पहले उसे कम आंका था और उसे एक अलग नजर से देखा। अनन्या के अंकित के लिए सबसे उपयुक्त सेट चुनने के बाद महिला सहायक ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी, सर, आपकी गर्लफ्रेंड न सिर्फ सुंदर है, बल्कि वह हमसे ज्यादा पेशेवर है। गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही अनन्या का चेहरा बदल गया, जबकि अंकित ने तुरंत विषय बदल दिया। अनन्या, तुमने 3 कपड़े नहीं चुने थे। तुम सिर्फ यह एक क्यों लाए? ये सेट तुम्हारे लिए 90% उपयुक्त है और बाकी 2 ज्यादा से ज्यादा 80%। बस वही खरीदो जो सबसे अच्छा लगे। वास्तव में तीनों सेट अंकित पर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अनन्या अभी भी कीमत के बारे में चिंतित थी। 3 सेट खरीदना या यहाँ तक कि एक सेट खरीदना उसकी वित्तीय क्षमता से बाहर था। चूंकि तुमने उन्हें ध्यान से मिलाया है तो वे जरूर फिट होंगे। चलो, उन सभी को खरीद लेते हैं। 90% वाले सेट को पहनकर अंकित बहुत संतुष्ट था और उसने अपने पुराने कपड़े वापस पहनने की भी परवाह नहीं की, सीधे महिला सहायक से कहा कि बिल बना दो। ये सुनकर महिला सहायक की आंखें अचानक चमक गईं, उसकी मुस्कान बेहद चमकीली हो गई और उसने तुरंत कुल राशि की गणना की। उत्साह से उसने कहा, साहब, तीनों सेटों की कीमत कुल 56,000 रुपये है। 56,000। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये संख्या सुनकर अनन्या का दिल धड़क गया और उसने तुरंत बगल में अंकित की ओर देखा। अंकित, बिना किसी भावना के, ने बैंक कार्ड निकाला और सीधे भुगतान किया। अंकित, तुम? अंकित को वाकई 56,000 रुपये खर्च करके उसने जो 3 कपड़े चुने थे, उन्हें खरीदते देखकर अनन्या को न सिर्फ उसके स्वाद पर उसके विश्वास का गर्व था, बल्कि ज्यादा आश्चर्य और हताशा हुई। मैंने तुमसे कहा था कि कीमत की चिंता मत करो। अनन्या की हताशा को देखकर अंकित उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, बस मुझे एक छिपा हुआ अमीर बच्चा समझो। मेरे पिताजी ने मुझे मेरी असली पहचान आज ही बताई। उद्धरण चिन्ह। सच में, अभी जो हुआ था उसके बाद अनन्या ने आश्चर्यजनक रूप से, स्पष्ट रूप से नकली कारण पर कुछ हद तक विश्वास किया। ये सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी आर्थिक हालत की चिंता मत करो। अंकित की आत्मविश्वासपूर्ण और ईमानदार आंखों को देखकर अनन्या का मन एक पल के लिए खाली हो गया। लेकिन जल्द ही वह वास्तविकता में वापस आ गई। एक उच्च भावनात्मक समझ वाली महिला होने के नाते अंकित के अचानक पैसे वाले होने पर हैरान होने के अलावा उसने समझा कि उसे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यह उसकी निजता और रहस्य है। एक आम दोस्त के रूप में अंकित का अमीर बनना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से हानिकारक नहीं था। इसके अलावा उसे अंकित के प्रति अच्छी भावना थी, जो एक मेहनती और उच्च उपलब्धियां प्राप्त करने वाला छात्र था। मुझे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, यह अंकित की निजता है।
बस इसे ऐसे सोचो कि उसने अचानक लॉटरी जीत ली। जब तक वह कानून नहीं तोड़ रहा है, मुझे क्यों पता लगाना चाहिए कि उसके पास पैसा क्यों है। इसके बारे में सोचने के बाद अनन्या की भावनाएं बहुत ज्यादा स्थिर हो गईं। उसने मुड़कर अंकित की ओर देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक गईं। उसने देखा कि अंकित ने 90 अंक वाले कपड़े के सभी टैग हटा दिए थे जिसे उसने पहना था। महिला सहायक की मदद से अंकित का समग्र आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खासकर दुकान की रोशनी के नीचे और अंकित के आत्मविश्वासी और शांत व्यवहार के साथ अनन्या ने खुद को 2 सेकंड के लिए खाली महसूस करते हुए पाया। वाकई कपड़े आदमी को बनाते हैं, जैसा कि अनन्या मैडम के चुनाव से उम्मीद थी। उद्धरण चिन्ह। आईने में देखते हुए अंकित ने अपनी पीठ सीधी की, संतुष्टि में सिर हिलाते हुए। एक भूरी पोलो शर्ट, गहरे रंग की पैंट के साथ उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के स्नीकर्स के साथ पूरा लुक आकस्मिक और आरामदायक था और हल्के गहरे रंगों के साथ जो अंकित के वर्तमान आकर्षण के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। दूसरे की आवाज सुनकर अनन्या ने जल्दी से जवाब दिया, बेशक, वरना क्या तुम्हें लगता है कि मेरा फैशन ब्लॉगर का खिताब सिर्फ दिखाने के लिए है। अंकित ने महिला सहायक द्वारा दिए गए कागज के बैग विनम्रता से लिए और अनन्या की ओर मुस्कुराया, मैं अब तुम्हारा प्रशंसक हूं, मैं तुम्हें जल्द ही फॉलो करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, तो तुमने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया। अनन्या ने नाराज होने का नाटक किया और कहा, यह अच्छा नहीं है। एक दोस्त के रूप में तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए, है ना? कुछ देना। जैसे ही अंकित बोलने वाला था, उसके दिमाग में सिस्टम से एक संदेश आया। तारांकन तारांकन, जीवन का पूरी तरह से आनंद लें, कपड़ों पर बेपरवाही से खर्च करें। मेजबान को पहली बार शानदार ब्रांड्स खरीदने की खुशी का आनंद लेने के लिए बधाई, सफलतापूर्वक व्यक्तिगत आकर्षण को बढ़ाया। इस बार मेजबान ने 56,000 रुपये खर्च किए, जिसमें 2 सितारे का सकारात्मक भावनात्मक सूचकांक है। इनाम, खर्च की गई राशि का 20 गुना वापसी, कुल 11,20,000 रुपये। तारांकन तारांकन, 1,12,000। अंकित की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, अंदर एक झटका महसूस हुआ। उसे सिस्टम से इनाम की उम्मीद थी, लेकिन उसे इतने कम समय में 1 लाख मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब कड़ी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिंदगी का आनंद लेना ही सबसे सही तरीका है। इस पल उसके बगल में अनन्या ने अंकित को कोई जवाब न देते हुए देखा और सोचा कि उसने मजाक बहुत ज्यादा कर दिया था। उसने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की, बस मजाक कर रही थी, सच में कुछ नहीं मांग रही थी, इतना गंभीर क्यों हो? डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। क्या देना? मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अपनी होश में आते हुए 1 लाख हाथ में होने पर अंकित का आत्मविश्वास पूरी तरह से अलग था। उसने तुरंत महिला सहायक से कहा, मेरी दोस्त के लिए भी एक कपड़ा चुनो। मैं उसे एक उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। एक और सेट चुने। महिला सहायक और अनन्या ने एक साथ बोला, उनकी आंखें पूरी तरह से आश्चर्य में खुली थीं। ठीक है साहब, कृपया रुकें। तुरंत महिला सहायक ने प्रतिक्रिया दी और उत्साह से नवीनतम लोकप्रिय महिला शैलियों को पकड़ने के लिए मुड़ी। इस बीच अनन्या अभी भी सदमे में थी, जिससे महिला सहायक को उसे कपड़े चुनने और स्टाइल करने में मदद करने दी। ये सेट साल का नवीनतम मॉडल है। आप क्या सोचती हैं, मिस? महिला सहायक के हाथ में सुंदर और स्टाइलिश कपड़े को देखते हुए अनन्या ने बेमन से सिर हिलाया, बेशक, यह अच्छा लगता है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, चलो इसी सेट के साथ जाते हैं। ठीक है, मैं इसे तुरंत पैक कर दूंगी। अंकित की आवाज सुनकर महिला सहायक ने आज की सबसे सुखद आवाज सुनी, उत्साह से जवाब दिए बिना नहीं रह सकी और फिर जल्दी से कपड़ों को पैक किया, ऑर्डर दिया और भुगतान किया। महिला सहायक की हरकतें तेज और सहज थीं, यहां तक कि अनन्या भी हैरान रह गई। साफ सुथरे ढंग से पैक किए गए कपड़ों को देखकर महिला सहायक को यह भी महसूस हुआ कि यह हाल ही में उसके पेशे का सबसे पेशेवर प्रदर्शन था और उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ। इस बीच अनन्या ने एक बहुत ज्यादा चमकदार मुस्कान के साथ महिला सहायक को बेमन से देखा, फिर अंकित की ओर मुड़ी, जिसने शांत होकर भुगतान पूरा किया था। ये पहली बार था जब उसे लगा कि इस स्थिति में उसकी भावनात्मक समझ थोड़ी कम है। डॉट डॉट अध्याय 6, अलविदा। तारांकन तारांकन, मेजबान ने इस खरीदारी पर 20,000 रुपये खर्च किए, एक महिला दोस्त को एक उपहार दिया, जिससे एक सकारात्मक भावना तारा मिला। इनाम, खर्च की गई राशि का 10 गुना वापसी, 2 लाख रुपये। तारांकन तारांकन। वानलोंग मॉल से निकलने के बाद अंकित ने अपने दिमाग में सिस्टम का संकेत देखा और चुपचाप विश्लेषण किया। इस बार ये केवल 10 गुना वापस आया। ऐसा लगता है कि पहली बार शानदार ब्रांड्स पर खर्च करने पर सबसे ज्यादा वापसी मिली। सोचकर ये समझ में आता है। मॉल में मेरी दूसरी यात्रा पर मेरा मन बहुत शांत था। एक बार जब मैं शानदार चीजें खरीदने का आदी हो जाऊंगा, तो ये पिछली बार जब मैंने टैक्सी ली थी उसके जैसा हो सकता है। मेरी भावनाएं नहीं बदलेंगी और कोई और वापसी नहीं होगी। हालांकि सिस्टम के इनाम पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। अंकित का मानना है कि जब तक वह जीवन का आनंद लेना जारी रखता है, तब तक लौटाया गया पैसा कभी खत्म नहीं होगा और भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। फिलहाल सबसे जरूरी चीज जीवन का पूरी तरह से आनंद लेना है। अनन्या, जो अंकित के पीछे मॉल से बाहर आई थी, अभी भी थोड़ी भावुक थी। खासकर उसके हाथ में सुंदर और शानदार गुच्ची शॉपिंग बैग देखकर अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उस शानदार चीज को अपना पाएगी, जिसकी उसने लंबे समय से ईर्ष्या और इच्छा की थी। वह आगे चल रहे अंकित की ओर देखती रही और अंदर से थोड़ी उलझी हुई महसूस कर रही थी।
आखिरकार 20,000 कोई छोटी राशि नहीं है, और उसकी तर्कसंगत मान्यताएं अंकित से इतना महंगा उपहार आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती थीं। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और अंकित से कहा, अंकित, यह उपहार बहुत महंगा है, मैं अभी भी तुम्हें वापस चुकाने का एक तरीका खोजना चाहती हूँ। वापस चुकाना। अंकित अभी भी खरीदारी के बाद की खुशी महसूस कर रहा था। उसके शब्दों पर अपनी भौहों को ऊपर उठाया, मुड़ा और अनन्या के नाजुक चेहरे को देखा और तुरंत उसकी बड़ी भावनाओं को समझा। मुस्कुराते हुए कहा, एक उपहार देने के बाद पैसे मांगने में कोई तर्क नहीं है। अगर तुम मुझे वापस चुकाओगी तो तुम मुझे नीचा दिखा रही होगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। बस इसे मेरी ओर से एक विदाई उपहार समझो। उद्धरण चिन्ह विदाई। अनन्या थोड़ी चौंक गई और जल्दी से उसके पास गई और पूछा, क्या तुम मुंबई छोड़ रहे हो? नहीं, मैं बस लंबे समय से यात्रा नहीं कर रहा हूँ। चूंकि मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ, तो मैं यात्रा करने और महान नदियों और पहाड़ों को देखने की योजना बना रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने दूर की ओर देखा और यात्रा के दौरान सुंदर दृश्यों के बारे में सोचते ही उसका मन थोड़ा खुश हो गया। क्या तुम वापस आओगे? अनन्या को एक अजीब सी अनिच्छा महसूस हुई। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। अंकित ने पुष्टि की, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उस किराए के अपार्टमेंट में नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी योजना के अनुसार वह यात्रा करते हुए खर्च करेगा और सिस्टम से इनाम कमाएगा। अंकित ने अनुमान लगाया कि उसके पास एक घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। वापस आने पर वह सीधे एक घर खरीदेगा, जिससे किराए पर रहने की जरूरत से बच जाएगा। और चूंकि अनन्या किराए के कमरे में उसकी पड़ोसी थी, तो स्वाभाविक रूप से वे फिर से एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, इसलिए अंकित ने इसे एक विदाई उपहार कहा। अंकित की व्याख्या सुनने के बाद अनन्या चुप हो गई। वह आगे चल रहे उसके ऊंचे शरीर को देखती रही और किसी कारण से उसके साथ दिन बिताने के बाद उसने खुद को अंकित के प्रति कुछ अजीब भावनाएं विकसित करते हुए पाया। भले ही वह अंकित की योजना नहीं जानती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि अब से उनके बीच की दूरी बढ़ सकती है। यह ऐसा था जैसे वह मिट्टी में जड़ी हुई एक फूल थी, जबकि वह आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी था। फूल के बगल में संक्षेप में आराम करने के बाद पक्षी अपने पंख फैलाएगा और ऊंचा उड़ेगा और फूल की नज़र से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सोचते हुए अनन्या ने फिर से अंकित की पीठ को देखा। शायद यह उसके बदले हुए कपड़ों के कारण था, या शायद उसके मन की स्थिति में बदलाव के कारण, या शायद इसलिए कि उसने अभी उसे एक उपहार दिया था। किसी भी मामले में अनन्या ने महसूस किया कि अंकित बहुत ज्यादा बदल गया था। शांत और आत्मविश्वासी, सुंदर और मिलनसार हो गया था, जिससे उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी जब उसने उससे आंखों से आंखें मिलाई थीं। क्या ये वाकई पैसा था जिसने अंकित को और ज्यादा सुंदर बना दिया? या क्या ये था कि मुझे पहले से ही उस पर थोड़ा सा क्रश था? जब अनन्या इन विचारों में खोई हुई थी, अंकित अचानक रुक गया, अपनी नजर दूर एक ऊंचे नीले कांच के पर्दे वाली गगनचुंबी इमारत की ओर निर्देशित करते हुए। अरे! अनन्या ध्यान न देते हुए अंकित की पीठ से टकरा गई। ये सोचकर कि वह अचानक क्यों रुका, उसने उसकी नजर का पीछा किया और पाया कि वह मुंबई के गुतिना होटल की ओर देख रहा था। अंकित, मैं आज रात वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां ठहर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या? अंकित के शब्दों को सुनकर अनन्या थोड़ी देर तक जवाब नहीं दे पाई। जब तक उसने ऑनलाइन नंबर नहीं ढूंढा और वाकई एक कमरा बुक करने के लिए फोन नहीं किया, वह धीरे धीरे अपनी आंखों को चौड़ा कर रही थी, आश्चर्य में अपने मुंह को ढकते हुए। अंकित, क्या तुमने अभी एक सूट बुक किया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अंकित ने पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया। चूंकि वह इसका आनंद लेना चाहता था, तो उसे जीवन के सभी पहलुओं में भोग विलास करना चाहिए, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन शामिल हैं। तो जब अंकित ने पहले अपनी आंखों के कोने से आधुनिक ऊंचे होटल को देखा, तो उसने तुरंत वहां ठहरने का फैसला किया। मैंने ऑनलाइन सूट की तस्वीरें देखी, ये काफी शानदार लगता है। क्या तुम आकर देखना चाहोगी? अंकित ने आमंत्रित किया। अगर 2 कमरे हैं, तो तुम भी रुककर इसका अनुभव ले सकती हो। तुम्हारे साथ एक होटल में रुकूं? उद्धरण चिन्ह। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। अंकित का चेहरा थोड़ा बदल गया, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द अचानक लगे, और अजीब तरह से मुस्कुराया। मेरा कोई और मतलब नहीं था। मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूँ, ठीक है। अनन्या की नजरें भटक गईं क्योंकि उसने स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। ज्यादा न सोचना ठीक था, लेकिन एक बार जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसके दिमाग में कुछ टीवी शो के दृश्य आ गए और उसे अपने कानों के पीछे गर्मी महसूस हुई। वह जवाब देने ही वाली थी कि उसके फोन की घंटी बजी, जिससे उसे कॉल लेने के लिए कहा गया। अनन्या के चेहरे पर कॉल के बाद बदलाव देखकर अंकित के पास पूछने का समय नहीं था, इससे पहले कि उसने माफी मांगी और कहा कि उसे कुछ जरूरी काम से जाना होगा। उसके चेहरे पर माफी देखकर अंकित ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ खरीदारी की है, जाओ और अपने काम देखो। धन्यवाद। अनन्या ने गुच्ची बैग को कसकर पकड़ा, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर पूछा, तुम कब जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा मतलब है कि मैं यात्रा पर कब जा रहा हूँ? अंकित ने एक पल के लिए सोचा और बेपरवाही से कहा, मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि कहाँ जाना है, शायद कुछ दिनों में। उसके शब्दों पर अनन्या ने अपने होठों को सिकोड़ा और गुच्ची बैग को उठाते हुए ईमानदारी से कहा, इस बार उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे बताना जब तुम जा रहे हो ताकि मैं तुम्हें एक विदाई भोजन करा सकूं।
उसकी गंभीर चौड़ी आंखों वाली शक्ल को देखकर अंकित को यह मजेदार और प्यारा लगा, ये जानकर कि वह उसे वापस चुकाना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि उसने उसका उपहार स्वीकार करके फायदा उठाया है, इसलिए वह सहमत हो गया। हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं जा रहा हूँ। वादा करो कि तुम फिर गुप्त रूप से नहीं जाओगे। अनन्या ने खास तौर पर अंकित को निर्देश दिया, इससे पहले कि वह पास की टैक्सी में घुस गई, अलविदा लहराते हुए। टैक्सी से अंकित के शरीर को दूर होते देखकर अनन्या ने अपनी नज़र खिड़की से हटाई, भावनाओं के मिश्रण के साथ पिछली सीट पर वापस झुकी। अनन्या, तुम्हें क्या हुआ है? उसने अभी तुम्हें गुची का एक सेट खरीदा है और तुम मोहभंग हो रही हो, उससे दूर नहीं जाना चाहती हो। अनन्या, अपने आप पर नियंत्रण रखो, क्या तुम नहीं कर सकती? तुम एक स्थानीय से शादी करके यहाँ बसना चाहती हो, तुम एक लापरवाही वाली रोमांटिक मानसिकता नहीं रख सकती हो। ध्यान भटकाते हुए अनन्या ने जोर से अपना सिर हिलाया, फिर एक गहरी सांस ली, खुद को सांत्वना देते हुए। मैं बस एक दोस्त के रूप में थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रही हूँ क्योंकि वह जा रहा है, और कुछ नहीं। हाँ, बस यही है। उद्धरण चिन्ह। उस सोच के साथ अनन्या ने गुची की दुकान में उसके नए कपड़ों में अंकित के शानदार रूप को याद किया, अपने निचले होंठ को थोड़ा काटते हुए, बड़बड़ाते हुए। वह लड़का, वह ऐसे ही जाने का फैसला कैसे कर सकता है? डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर अनन्या को विदा करने के बाद अंकित मुड़ा और गुतिना होटल की ओर बढ़ा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। मैंने हमेशा सुना है कि ये होटल सूट कितने प्रतिष्ठित हैं। इस बार मैं पहली बार देख सकता हूँ कि 18,000 रुपये प्रति रात वाले कमरे और 300 रुपये प्रति रात वाले मानक कमरे में क्या अंतर है। अध्याय 7, प्रेसिडेंशियल स्वीट। रॉयल रीजेंसी होटल। लॉबी बहुत बड़ी और चमकदार थी, जिसमें शानदार और मनमोहक सजावट थी। रिसेप्शनिस्ट ने अंकित से पुष्टि की, सर, क्या आप 3 दिनों के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। अंकित को सिर हिलाते देख रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराना जारी रखा और उसके लिए चेक इन प्रक्रिया पूरी की। कई सालों से एक हाई एंड होटल में काम करने के बाद वह पूरी तरह से हैरान नहीं थी, हालांकि प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करने वाले ग्राहक कम ही होते थे। यह अंकित का युवा रूप था जिसने उसकी आंखों को आकर्षित किया, लेकिन और कुछ नहीं। कुल 54,000 रुपये हैं। मैंने आपके लिए बिल बना दिया है और एक पर्सनल बटलर आपको जल्द ही आपके कमरे में ले जाएगा। कमरे की चाबी लेते हुए अंकित ने अपनी भौहें उठाईं, ये जानकर हैरान था कि स्वीट के साथ एक पर्सनल बटलर भी था। इस बीच उसके दिमाग में एक नया सिस्टम संदेश आया। एक हाई एंड होटल स्वीट का खर्च, एक अलग जीवन शैली का अनुभव करें। सकारात्मक भावना, 2 तारे। इनाम, 10.8 लाख रुपए की वापसी। भले ही अंकित ने इसकी उम्मीद की थी, फिर भी वह अपने दिमाग में जानकारी पर अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। ये पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज्यादा है। उसने पहले सोचा था कि भावनात्मक उतार चढ़ाव की कमी के कारण उसके इनाम समय के साथ कम हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भविष्य का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए खुद को इनाम देने के बाद उसके पास जमा हुआ पैसा जीवन भर का आनंद लेने के लिए पर्याप्त होगा। अंकित ने कभी सबसे अमीर आदमी बनने या कोई व्यापारिक साम्राज्य बनाने के बारे में नहीं सोचा था। चूंकि स्वर्ग ने उसे जीवन का आनंद लेने का अवसर दिया है, तो उसे मेहनत पर ऊर्जा और प्रयास क्यों खर्च करना चाहिए, बजाय इसके कि इस दुनिया की सुंदरता और आनंद का पूरी तरह से अनुभव करें। जीवन छोटा है, जीवित रहने की चिंताओं के बिना इस समृद्ध दुनिया की खोज और अनुभव करना ही अंकित को सार्थक लगता है। जैसे ही अंकित अभी भी सिस्टम के इनामों में मग्न था, रिसेप्शनिस्ट की पहले की आवाज ने आसपास के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार एक होटल में ठहरने के लिए हजारों रुपए खर्च करना कुछ ऐसा नहीं है जो वास्तविक जीवन में आमतौर पर देखा जाता है। खासकर बगल में 3 स्टाइलिश कपड़े पहने युवा लड़कियां खड़ी थीं, जिन्होंने हजारों की राशि सुनकर सभी एक साथ मुड़ गईं और कुछ आश्चर्य के साथ अंकित को देखा। 50,000 से ज्यादा, हे भगवान, यह आदमी वाकई अमीर है। वह बहुत युवा दिखता है, किसी बड़ी कंपनी का बॉस नहीं लगता। बॉस आमतौर पर खुद होटल में चेक इन नहीं करते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वह एक ड्राइवर या सेक्रेटरी हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। लड़कियों, एक ड्राइवर हजारों का गुची नहीं खरीद सकता। 3 लड़कियों के बोलने से पहले पीछे से एक परिपक्व और आकर्षक महिला की आवाज आई, जिसने उन्हें जल्दी से मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि एक महिला पतले फ्रेम वाले चश्मे और शानदार मेकअप के साथ उनके पीछे खड़ी थी। महिला का सफेद सूट थोड़ा खुला था, जिससे अंदर एक बेज सिल्क वी नेक टॉप दिख रहा था, जो ढीले ढाले आकस्मिक पतलून और हल्के रंग के नुकीले कम हील्ड जूते के साथ उसे एक आकस्मिक फिर भी औपचारिक रूप दे रहा था, जैसे किसी कंपनी के कार्यकारी हों। लड़कियों, क्या आपने अपना कमरा बुक कर लिया है? वैशाली ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अधिकार की एक झलक थी, जिससे तीनों लड़कियों को जल्दी से एक तरफ हटने और कहने का कारण मिला, हाँ, हो गया। आप अब बुक कर सकती हैं। धन्यवाद। वैशाली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक बार फिर मुस्कुराई, फिर भी वह कभी कभार जो मजबूत आभा दिखाती थी, उससे तीनों युवा महिलाओं को स्वाभाविक रूप से उससे आंखों से आंखें मिलाने से अनिच्छा हुई, जिससे वे जल्दी से दूर चली गईं। कृपया मेरे लिए एक नाइट व्यू किंग स्वीट बुक करें, मेरे पास मेंबरशिप है। वैशाली ने कुशलता से रिसेप्शनिस्ट से अपनी ज़रूरतें बताईं। उसकी खूबसूरती से बने फीनिक्स जैसी आंखें जानबूझकर या अनजाने में अंकित की ओर गईं, उसे एक मुस्कान के साथ थोड़ा मूल्यांकन करते हुए। वह गुची पहना हुआ आदमी काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हाल ही में मैंने जिन अमीर लोगों को देखा है, उनमें से उसका अच्छा स्वाद माना जाता है। खासकर चूंकि वह इतना युवा है, शांत स्वभाव के साथ, न तो अभिमानी और न ही लापरवाह, ये कुछ हद तक दिलचस्प है।
उद्धरण चिन्ह अंकित यह महसूस कर सकता था कि उसकी कमरे की बुकिंग ने उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उसकी खुद को बहुत अच्छा महसूस हुआ। भले ही अंकित खासतौर पर दिखावटी या भड़कीला नहीं था, दूसरों का ध्यान और ईर्ष्या का केंद्र होना अभी भी उसे एक अनोखी खुशी और संतुष्टि का अनुभव देता था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक बार जब पर्सनल बटलर आ गया, तो अंकित लिफ्ट क्षेत्र तक उसके पीछे गया। पर्सनल बटलर लगभग 35 साल की एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। उसकी सूरत शानदार नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार और पेशेवर आचरण पर्याप्त था। लिफ्ट में ऊपर जाने में लगे संक्षेप में, बटलर ने पहले ही अंकित को होटल और प्रेसिडेंशियल स्वीट की अतिरिक्त सेवाओं का एक अवलोकन दिया था। इसने अंकित को, एक पहली बार के मेहमान को, एक बुनियादी समझ प्रदान की, जिससे उसे पूरी तरह से अनजान होने से रोका गया। और अंकित के संबंध में, बटलर उसके व्यवहार से थोड़ा हैरान थी। आमतौर पर इस खर्च स्तर के मेहमान कुछ हद तक अलगाव या दूरी दिखाते हैं, अक्सर उसकी परिचय को मामूली मानते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अंकित अलग था। वह न सिर्फ शांत और सौम्य रहा, बल्कि उसने कोई दूरी की भावना भी नहीं दिखाई। खासकर उसकी परिचय सुनते समय उसका ध्यान से देखने का अंदाज ने बटलर को अप्रत्याशित रूप से सम्मानित महसूस कराया, जिससे मान्यता और जरूरत की भावना बढ़ी। सर, आपकी ज़रूरतों के आधार पर मैंने हमारे होटल का सबसे अच्छा स्पा पैकेज की व्यवस्था की है, और 1 घंटे में मैं आपको वहां ले जाऊंगी। बटलर, जिसने अंकित के प्रति एक अनुकूल छाप रखी थी, ने होटल के शीर्ष तकनीशियन के लिए पहल की, यहां तक कि अपनी अधिकार का उपयोग करके एक पैकेज बुक किया, जिसके लिए आमतौर पर 1 दिन पहले आरक्षण की जरूरत होती थी और जिसे पिछले मेहमान अनुभव नहीं कर पाए थे। अंकित इस बात से अनजान था कि उसके व्यवहार ने बटलर को उसे सक्रिय रूप से मदद करने के लिए प्रेरित किया और सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार उसका धन्यवाद करना जारी रखा। ये सुनकर बटलर की मुस्कान तेजी से ईमानदार हो गई। उन्होंने देखा कि वे प्रेसिडेंशियल स्वीट तक पहुंचने वाले थे। बटलर ने जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी, अंकित के लिए पहले दरवाजा खोला। प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा 2 दरवाजे का डिजाइन था, जो एक मानक कमरे के दरवाजे की तुलना में 2 गुना था। जैसे ही अंकित अंदर गया, एक भव्य लिविंग रूम उसके सामने आया, बड़ा, साफ, शानदार और सुव्यवस्थित। दोनों तरफ गलियारे थे, जिसमें क्रमशः 2 बेडरूम, एक डाइनिंग रूम, एक रिसेप्शन रूम, एक बाथरूम और एक शौचालय था। इससे पहले कि अंकित इस कमरे का सर्वेक्षण पूरा कर पाता, जिसका क्षेत्रफल उसके घर से 2 गुना था, बटलर ने पहले ही बाहर खाना पहुंचाने वाले वेटर से एक शानदार थाली प्राप्त कर ली थी। मिस्टर अंकित, ये हमारे प्रेसिडेंशियल स्वीट द्वारा आपके लिए तैयार किया गया एक स्वागत उपहार है। ये सुनकर अंकित मुड़ गया, आश्चर्य का भाव दिखाते हुए। दूसरे के हाथों में एक ट्रे थी जो शानदार पेस्ट्री और एक शैंपेन की बोतल से सजी थी, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, हम आशा करते हैं कि आप हमारे होटल में अपने प्रवास का आनंद लेंगे। अगर आपको किसी भी समय कुछ भी चाहिए, तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। उद्धरण चिन्ह बटलर ने झुककर ईमानदारी से अपनी शुभकामनाएं दी, इससे पहले कि वह कमरे से सम्मानपूर्वक बाहर निकल जाती। इस बीच अंकित बड़े मुलायम सोफे पर बैठ गया, विशाल, शानदार कमरे का सर्वेक्षण करते हुए वास्तविकता की एक मजबूत भावना महसूस कर रहा था। क्या यह अमीरों का जीवन है? लिफ्ट से कमरे तक अंकित ने सभी सेवाओं का आनंद लिया था, एक अनुभव जिसे उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह बहुत सुखद और आरामदायक था। अंकित फिर से खड़ा हो गया, शैंपेन खोला और एक ग्लास में डाला, एक हाथ में ग्लास और दूसरे में एक स्नैक पकड़े, विशाल फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ हो गया, जो अब रात में ढके मुंबई के मुख्य जिले को देख रहा था। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सफल व्यक्ति हो, जो कड़ी मेहनत के माध्यम से उसने सब कुछ कमाया है, उसकी प्रशंसा कर रहा हो। वास्तव में उसे सिस्टम प्राप्त हुए 1 दिन से भी कम समय हुआ था। यह एहसास वाकई अच्छा है। क्या ये वह जीवन नहीं है जिसकी मुझे ईर्ष्या थी? नीचे तारों जैसी रोशनी और जलते हुए ड्रैगन की तरह मुड़ती शहर की सड़कों को देखते हुए अंकित बहुत ज्यादा सहज महसूस कर रहा था, ये समझते हुए कि अमीर लोग ऊंचे स्थानों पर खड़े होकर दृश्य देखना क्यों पसंद करते हैं। यहाँ का दृश्य वाकई शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई पैसा कमाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले लोग एक ही शहर में भी दुनिया से अलग रहते हैं, लगभग 2 अलग दुनिया की तरह। एक वाक्यांश अंकित के दिमाग में आया, बिना पैसे वाले लोग सिर्फ जीवित रहते हैं, पैसे वाले लोग वाकई जीते हैं। कुछ ही देर बाद अंकित ने अपना स्पा पैकेज खत्म कर लिया। उसे स्वीकार करना पड़ा, खत्म करने के बाद उसे बहुत हल्का, तरोताज़ा और पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। लेकिन चूंकि उसे देर तक जागने की आदत थी, वह अभी सोने के मूड में नहीं था। उसने एक कोट पहना, नीचे टहलने की योजना बना रहा था। रात के आसमान में तारे बिखरे हुए थे और सड़कें यातायात से भरी थीं। रात में भी एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में ये जगह अभी भी जीवंत और हलचल भरी थी। ऊंची इमारतों की लैंडस्केप लाइट्स ने पूरे क्षेत्र को शानदार ढंग से रोशन किया, जिसमें शानदार हरियाली और चमकती हुई व्यावसायिक स्क्रीन थी, जो आसपास के वातावरण को एक शानदार माहौल से भर रही थी। अंकित होटल के नीचे टहल रहा था, प्रवेश द्वार पर व्यस्त रिसेप्शनिस्टों और विनम्र सहायकों को देख रहा था, उन देर रातों को याद कर रहा था जब उसे ओवरटाइम काम करना पड़ता था। बाहर एक होटल कुली भारी सामान के साथ एक मेहमान की मदद कर रहा था, जो वजन के कारण लड़खड़ा सकता था, लगभग गिरते गिरते बचा। ये देखकर अंकित ने उसे स्थिर करने के लिए स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाया, जिससे कुली हैरान रह गया और बहुत ज्यादा माफी और धन्यवाद
कहने लगा। अंकित के शानदार कपड़ों को देखने के बाद कुली और भी ज्यादा माफी और कृतज्ञता से भर गया, झुककर बार बार धन्यवाद व्यक्त किया, इससे पहले कि वह जल्दी से सामान के साथ चला गया। इस पल दो लोग बाहर से अंदर आए। धन्यवाद अध्यक्ष राज, मैं उस होटल में पहुंच गई हूं जहां मैं रह रही हूं, तो मैं आपका और समय नहीं लूंगी। थोड़े लाल गालों के साथ वैशाली होटल के बाहर से अंदर आई, जिसके साथ एक मोटे गंजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सूट में थे। अध्यक्ष राज, मैं नशे में नहीं हूं, मुझे वाकई मदद की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष वैशाली, हर कोई कहता है कि वे नशे में नहीं हैं जब वे होते हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं सालों से पी रहा हूं और मैं बता सकता हूं कि तुम पहले से ही नशे में हो। उद्धरण चिन्ह। सूट में गंजा आदमी वैशाली की बांह पकड़े रहा, मुस्कुराते हुए, मुझे अपना कमरे का नंबर बताओ और मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूंगा ताकि तुम गिर न जाओ। अध्यक्ष राज, वाकई जरूरत नहीं। अध्यक्ष वैशाली, शिष्टाचार मत करो। मेरे पास आज रात और कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूंगा, बस कुछ मिनट लगेंगे। मैं वैशाली और ज्यादा मजबूती से इनकार करने वाली थी जब उसने अचानक अपनी आंखों के कोने से अंकित को पास से जाते हुए देखा। एक विचार उसके दिमाग में चमक गया। अध्यक्ष वर्मा, आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने नीचे क्यों आए? अध्यक्ष वर्मा। अंकित, जो वापस जाने वाला था, ने एक परिपक्व और सुंदर महिला को अपनी ओर आते देखा, भ्रम में अपनी भौहें उठाईं। ये सोचकर कि उसने उसे किसी और के लिए गलत समझा है, अंकित ने महसूस किया कि वह सीधे और जल्दी से उसकी ओर चल रही थी। वह आर बार पलकें झपक रही थी। क्या वह मुझे इशारा कर रही है? अध्यक्ष वर्मा, मुझे वाकई माफ कर दो, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और थोड़ी देर से वापस आए। अंकित के पास पहुंचकर वैशाली ने माफी से भरा चेहरा पहना, जैसे कि वह एक अधीनस्थ थी जिसने गलती की थी। उसके पीछे ये देखकर गंजा आदमी अपनी चाल धीमी कर दी, अंकित को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। अध्यक्ष वर्मा, हाँ सही है, मैं उन्हें परिचय कराना भूल गई थी। वैशाली तुरंत पीछे मुड़ी और सम्मानपूर्वक समझाया। अध्यक्ष राज, यह मेरे सीधे बॉस हैं। अध्यक्ष वर्मा, वह भी व्यापार के लिए मुंबई आए थे, तो हम दोनों एक ही होटल में ठहरे हैं। चूंकि अध्यक्ष वर्मा मुझसे मिलने नीचे आए, हम आपको मुझे ऊपर तक पहुंचाने के लिए परेशान नहीं करेंगे। अध्यक्ष राज। ये सुनकर गंजा आदमी अंकित के युवा रूप को देखकर थोड़ा संदेही था, लेकिन उसके कपड़ों पर गुच्ची का लोगो देखकर अनिश्चित हो गया। जल्दी से फायदे और नुकसान को तोलते हुए गंजे आदमी ने जारी रखने में रुचि खो दी, तुरंत एक मुस्कान निकाली। यह अच्छा है, चूंकि अध्यक्ष वर्मा यहाँ हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर गिरने की चिंता नहीं है, मैं पहले वापस जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अलविदा अध्यक्ष वर्मा, और मुझे होटल वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी यात्रा में ध्यान रखना। उसे एक मुस्कान के साथ विदा करने के बाद वैशाली ने जल्दी से खुद को संभाला, मुड़ी और अपने बगल में अंकित से माफी और धन्यवाद किया। सर, मुझे माफ कर दो, अभी यह अपरिहार्य था। मदद करने के लिए धन्यवाद। ये कुछ नहीं था। अंकित अचानक एक बॉस के रूप में देखे जाने से हैरान था। उसे कोई बुरा नहीं लगा और वह लिफ्ट हॉल की ओर मुड़ने वाला था। उसे बदले में कुछ भी मांगे बिना या कोई असंतोष व्यक्त किए बिना जाते देखकर वैशाली हैरान थी और उसके बारे में और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। उसने अपने बाल और कपड़े ठीक किए, अपनी मूल आत्मविश्वासी और जोशीली मनोदशा वापस पाई और जल्दी से अंकित के साथ लिफ्ट में शामिल हो गई। अंकित को उसकी ओर देखते हुए देखकर वैशाली ने समझाया, मैं भी ऊपर रहती हूँ, ये बस रास्ते में है। जैसे ही उसने बात की, उसने उसके विशिष्ट कोणीय चेहरे को देखा, अपना सुंदर और पतला दायां हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ सक्रिय रूप से कहा, मेरा नाम वैशाली है, चूंकि हम संयोग से मिले हैं, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अध्याय 8, जोशीली महासचिव। ये सुनकर अंकित थोड़ा चकित था, दूसरे पक्ष के इतना सक्रिय होने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब दूसरे व्यक्ति के चेहरे को नजदीक से देखते हुए अंकित ने देखा कि वैशाली के बहुत विशिष्ट चेहरे थे। वैशाली के पास एक छोटी महिला का विशिष्ट अंडाकार चेहरा नहीं था, बल्कि थोड़ी कोणीयता थी। उसकी भौहें पतली और लंबी थीं, फिर भी उनमें वीरता का स्पर्श था। उसकी आंखें संकरी और जीवंत थीं, अक्सर एक परिपक्व आकर्षण का खुलासा करती थीं। अगर उसने पतले फ्रेम वाले चश्मे नहीं पहने होते, जिसने उसकी आंखों में कुछ आकर्षण को छिपा दिया था, तो यह और भी ज्यादा आकर्षक होता। उसके गहरे लाल रंग की लिपस्टिक के साथ उसका समग्र रूप सुरुचिपूर्ण और परिपक्व लग रहा था, फिर भी उसमें आकर्षण का संकेत था। अगर अनन्या एक सुंदर राजकुमारी थी, तो वैशाली कद और सूरत में एक परिपूर्ण रानी जैसी लगती थी, जिसमें एक परिपक्व आकर्षण था। हम अनिच्छुक। अंकित को कोई जवाब न देते हुए देखकर वैशाली नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने देखा कि वह उसकी सूरत से मंत्रमुग्ध था और भी ज्यादा मुस्कुराए। उसकी आंखें थोड़ी सी मुड़ गईं, एक आत्मा को मोहित करने वाली शक्ति होने की तरह। मोहिनी, वाकई एक मोहिनी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके प्रति इतना आकर्षित था। अंकित ने गुप्त रूप से टिप्पणी की, अपनी शांति को फिर से प्राप्त करते हुए धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़े और शांत होकर कहा, मेरा नाम अंकित है। उद्धरण चिन्ह। डिंग। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिफ्ट वैशाली के कमरे के फ्लोर पर पहुंच गई। ये देखकर वैशाली थोड़ी निराश लग रही थी। मुझे बाहर जाना है। उसने अंकित को एक बिजनेस कार्ड दिया, फिर से मुस्कुराई और कहा, मुझे उम्मीद है कि हमें अगली बार बात करने का एक और मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। एक बार जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए, तो अंकित ने एक सांस छोड़ी और उसका तेजी से धड़कता दिल धीरे धीरे शांत हो गया। लिमन वाणिज्य संघ की महासचिव।
अंकित ने बिजनेस कार्ड पर एक नज़र डाली, उसकी पहचान की पुष्टि करते हुए। लिमन शहर मुंबई के पास एक काफ़ी अच्छी तरह से विकसित दूसरा स्तरीय शहर है। ऐसा लगता है कि यह वैशाली शायद व्यापार यात्रा पर यहाँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसी लग रही थी कि उसने अभी सामाजिकता खत्म की है। संक्षेप में विश्लेषण के बाद वह लिफ्ट से बाहर निकला और अपने स्वीट में लौट आया। भले ही वैशाली सक्रिय और खुली लग रही थी, उस गंजे मध्यम आयु वर्ग के आदमी को अस्वीकार करने का दृश्य अभी भी अंकित के दिमाग में था। शायद भले ही वह आसान लग रही थी, लेकिन उसकी वास्तव में उसकी स्पष्ट सीमाएं और सिद्धांत थे। ईमानदार लोगों को उसके द्वारा सिर्फ बहकाया जाएगा। लेकिन वह उसके प्रति पसंद क्यों दिखाती थी? पैसे के कारण नहीं, वह गंजा आदमी भी पैसे की कमी नहीं लगता था। तो फिर क्या था? क्योंकि वह सुंदर है। अंकित पूरे कमरे के आईने के सामने खड़ा हो गया, अपनी सूरत की जांच कर रहा था। ईमानदारी से अनन्या द्वारा मिलाए गए कपड़ों के साथ वह सूरत और आभा के मामले में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कहना कि यही एकमात्र कारण था कि वैशाली उससे आकर्षित थी, अंकित को यह नहीं मानना था। लेकिन फिर एक आदमी के रूप में जिसे महिलाओं में रुचि न होने की चिंता थी, क्या वह अब एक सुंदरता द्वारा पसंद कर छोटी ये जाने से डर रहा था? सिर्फ एक की बात नहीं, अंकित को लगा कि उसकी युवा और सशक्त स्थिति में कुछ और भी कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचते हुए अंकित ने अब और चिंता नहीं की, उसने नहाया धोया और बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लेट गया, जल्दी से सो गया। इस बीच एक और रात के दृश्य वाले कमरे में वैशाली सफेद बुलबुले से भरे बाथटब में आराम से लेटी हुई थी, उसकी त्वचा पर नमी के पारदर्शी निशान छोड़ रही थी, जिससे यह एक पफ की तरह नाजुक लग रही थी। उसने एक लेडीज सिगरेट जलाई, अपनी पतली टांगों को बाथटब के किनारे पर टिकाया और धीरे धीरे एक हल्का धुआं बाहर निकालने के बाद उसने फोन उठाया जो एक दर्जन सेकंड के लिए कंपन कर रहा था। नमस्ते वैशाली, उस डॉक्टर विनय ने जिसकी मैंने पिछली बार डेटिंग करवाई थी, उसने तुमसे संपर्क क्यों नहीं किया? जैसे ही कॉल जुड़ी, उसकी मां का चिंतित सवाल आया, उसने तुम्हारे प्रति एक महान छाप छोड़ी थी, तुमने उसका व्हाट्सएप भी क्यों नहीं लिया? क्या तुम शादी करना भी चाहती हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? वैशाली ने अपनी मां के सवालों का अंदाजा लगाया था, बाथटब के किनारे पर आलसे से अपनी गर्दन टिकाकर छत को देखते हुए। अगर मैं सही व्यक्ति से नहीं मिलूंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह, सही व्यक्ति, तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, मैंने तुम्हारे लिए उन सभी को ढूंढ लिया है और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। ऐसा लगता था कि वैशाली के शब्दों ने उसकी मां को नाराज कर दिया था, क्योंकि फोन पर आवाज कुछ हद तक बढ़ गई थी। वैशाली, तुम पहले से ही 30 साल की हो। 30 से ज्यादा की एक महिला केवल अपना मूल्य खोती है। तुम अपने मिस्टर राइट का इंतजार करते हुए अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो, खुद को कम मूल्यवान बना रही हो और कम पुरुष तुम में रुचि लेंगे। माँ, मैं कोई उत्पाद नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह, वैशाली का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। अगर मैं बुरी और अनाकर्षक हूँ और अकेली रह जाती हूँ, तो ऐसा हो, मैं कम से कम खुद का समर्थन कर सकती हूँ। खुद का समर्थन करने का क्या फायदा है? दूसरी तरफ की आवाज और ज्यादा बेचैन हो गई। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, घर पर बीमार पड़ जाओगी, तुम्हें अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे तुम्हारी दूसरी चचेरी बहन, जिसे दिल का दौरा पड़ा और घर पर किसी को बिना पता चले मर गई। तब पैसे का क्या उपयोग? जब वह समय आएगा, अगर मैं मरती हूँ तो मैं मरती हूँ। उद्धरण चिन्ह, वैशाली, तुम मुझे मार डालोगी। बीप बीप बीप। इससे पहले कि उसकी मां खत्म कर पाती, वैशाली ने पहले ही फोन काट दिया था। उसने इस अप्रिय बातचीत का अंदाजा लगाया था, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था, क्योंकि वह और उसकी मां दोनों हटी थी और कोई भी पीछे नहीं हटेगी। पुरुष अपनी जवानी अपने करियर पर क्यों खर्च कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को एक अच्छे आदमी से शादी करनी होती है, फिर बच्चे पालने होते हैं। वैशाली ने खिड़की के बाहर गहरी रात को देखा, कांच पर उसका चेहरा लचीलापन और दृढ़ता दिखा रहा था। वह युवावस्था से ही स्कूल में बहुत अच्छी थी और उसका व्यक्तित्व दबंग था। वह प्राथमिक से हाई स्कूल तक हर साल कक्षा की नेता थी। उसका सपना एक मजबूत महिला, एक उत्कृष्ट महिला उद्यमी बनने का था। अब उसने अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की थी और लिमन वाणिज्य संघ की सदस्य बन गई थी। संघ की महासचिव के रूप में भी सेवा कर रही थी।